Hello dear learners, welcome back to Abit Shiksha. Today's daily news capsule is brought to you by Abit Shiksha. So let us begin. आज की जो important news है वो है first high tax HFSS food, that is high फैट शुगर एंड सॉल्ट कंटेंट वाला जो फूड है वी नीड टू टैक्स इट, व्यू इट एज अ पब्लिक हेल्थ इंपेरेटिव. सो ये पब्लिक हेल्थ को जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट करता है, इट इज़ वेरी इम्पैक्टफुल. सो वो किस तरीके से हमें क्या करना चाहिए, वी विल लुक इन टू दैट. ठीक है. सेकेंड इज इंडियाज एथेनॉल कॉनड्रम. सो एथेनॉल ब्लेंडिंग जो है ये काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है. ठीक है. एथेनॉल ब्लेंडिंग जो है ये काफ़ी ज़्यादा चर्चा में, तो हाउ वी आर गोइंग टू अचीव इट, व्हाट माइलस्टोन्स वी आर सेटिंग. ठीक है. वो सब पे जो है एक न्यूज़ है. थर्ड इज प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट. नाउ दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज. प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट एवरी ईयर इट इज इन न्यूज. ठीक है. एवरी ईयर जो है आपको ये न्यूज में देखने को मिलेगा. ठीक है. सो ये एक इंपॉर्टेंट जो है टॉपिक, ये तीनों टॉपिक जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है. सो वी हैव टू कवर इट. ठीक है. सो फर्स्ट न्यूज इज टैक्स हाई फैट शुगर सॉल्ट फूड, जो जिसको हम HFSS फूड भी बोलते हैं, व्यू इट एज अ पब्लिक हेल्थ इंपेरेटिव. ठीक है. सो ये कहीं ना कहीं पब्लिक हेल्थ में जो है एक इम्पैक्ट डालने वाला है. एज यू कैन सी द एरिया जहाँ पे हम रहते हैं, यू नो व्हाट वी थिंक ऑफ फूड. जब हम फूड के बारे में सोचते हैं तो ऑलवेज कम्स इन आवर माउथ. द foods that we think of are not very healthy, not very nutritious. They are not nutritious food. हम जो भी फूड के बारे में सोचते हैं, either they are very much fried, junk food है ना, जंक फूड टाइप के जो फूड है हमारे दिमाग में आता है. So there has been a shift. ठीक है. हमारे जो फूडिंग कल्चर है इंडिया, earlier how our food culture was, हम जो है एक बहुत ही ज़्यादा हाईली डाइवर्स पैलेट हम कंज्यूम करते थे. We had equal amounts of carbs, we had equal amounts of proteins and good fats. Everything was very much इंट्रिकेट. और जो है हमारे बॉडी का जितना नेसेसिटीज़ है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, हम सबको एक पैलेट में हमें मिल जाता था, जिसको हम 3 टाइम खाते थे, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर में. बट नाउ जब से ये फास्ट फूड कल्चर आया है एंड द ग्लोबलाइजेशन एंड द मैकडोनलाइजेशन जब से आया है, तब से हमारे फूडिंग पैटर्न जो है, कंजम्पशन है, उसमें हमें ज़्यादा देखने को मिला है. इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो ये जो स्टडी है, इस स्टडी में क्या बताया गया कि जो लोअर मिडिल क्लास इनकम जो फैमिलीज है, जिनका इनकम जो है लोअर मिडिल क्लास एंड मिडिल क्लास फैमिलीज जो है, उन लोगों में कंजम्पशन पैटर्न में हमें ये एक बढ़ोतरी देखने को मिली है कि अब जो है वो लोग न्यूट्रिशियस फूड से थोड़ा हटके, न्यूट्रिशियस फूड से थोड़ा अलूफ जाके वो अब क्या कंज्यूम कर रहे हैं, इस तरीके के हाई फैट सोल्यूबल जो हाईली फैट फैटी फूड एंड जंक फूड जो है वो ज़्यादा कंज्यूम करने लगे. तो ये क्योंकि द नंबर ऑफ पॉपुलेशन इफ़ यू सी इट इन अ ग्राफ, तो उस जो लोअर मिडिल क्लास इनकम है एंड द मिडिल क्लास इनकम है, उसका संख्या जो है इट इज़ वे ड्रास्टिक. ठीक है. अगर हम हाई इनकम ग्रुप का भी देखें और एकदम लोएस्ट ऑफ द लोएस्ट रंग ऑफ द सोसाइटी को भी देखें, सो उसमें जो है अगर आप तीनों को कंपेयर करेंगे तो मिडिल क्लास जो है, जो मिडिल क्लास है एंड द लोअर मिडिल क्लास, वहाँ का पॉपुलेशन ज़्यादा है एंड दैट बिकम्स अ वेरी बिग इशू, बिकॉज हमारे इंडिया में जो है 70-80% जो लोग हैं दे आर फ्रॉम द मिडिल क्लास फैमिलीज. राइट. वी ऑल बिलोंग फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली. सो ये एक बहुत हेल्थ इंपेरेटिव बन जाता है, क्योंकि जब आपके मेजर चंक ऑफ द पीपल हु कंज्यूम दिस काइंड ऑफ फूड, वो डायरेक्टली इफेक्ट करेगा. ठीक है. डायरेक्टली इफेक्ट करेगा किस तरीके से, आपके हेल्थ खराब होगा. हेल्थ खराब होगा तो एक बर्डन बढ़ेगा आपके फैमिली में. फैमिली में आपको ज़्यादा इंपैक्ट देखने को मिलेगा, बिकॉज बहुत कम उम्र में हार्ट अटैक्स आना, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस का होना, डायबिटीज़ होना, लाइफस्टाइल डिजीजेस होना, ये सब कहीं ना कहीं हमारे फूड जो है इंटेक, हम फूड कितना न्यूट्रिशियस इंटेक करते हैं, दैट डिपेंड्स अपॉन इट. राइट. सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिस पे हमें चर्चा करना चाहिए. ठीक है. सो ये बात यहाँ पे कुछ डेटा भी प्रोवाइड किया गया है. द कंजम्पशन ऑफ हाई फैट शुगर सॉल्ट जो फूड होता है इज अ मेजर रिस्क फैक्टर अराउंड द वर्ल्ड. ठीक है. अराउंड द वर्ल्ड में अगर आप देखेंगे ओबेसिटी, डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, ये सब यही टाइप के जो फूड हम कंज्यूम करते हैं, हमारे जो फूड हैबिट्स है उसकी वजह से जो है ये आपको देखने को मिलेगा. ठीक है. अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट इन 2019, 70% ऑफ ऑल ओवर वेट एंड ओबीस पीपल लिव इन द लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज. ठीक है. जो लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज है वहाँ पे जो है आपको सबसे ज़्यादा जो है ओबेस लोगों को देखने को मिलेगा. सिमिलरली जो है आपका लो एंड मिडिल क्लास जो फैमिलीज है वहाँ पे भी आपको एक देखने को मिलेगा कि ज़्यादातर फैमिलीज में ये जो है ओवरवेट रहते हैं, ओबीस रहते हैं. ठीक है. एंड with a 55% rise in rural areas. This is also very, it is a point of concern कि rural areas में, in fact tier 1, tier 2 cities, tier 3 cities में भी नहीं, but rural areas में जो हमारे गांव घर है वहाँ पे भी फास्ट फूड कल्चर जो है और इस तरीके के पैकेज्ड फूड में जो है खाना पहुँचने लगा है, एंड दैट बिकम्स अ पॉइंट ऑफ कंसर्न. ठीक है. ओवरवेट और ओबेसिटी जो है ये एक सिर्फ हाई इनकम
जो है कंट्रीज है उसका प्रॉब्लम नहीं है, बट अब ये मिडिल और लो इनकम कंट्रीज का भी एक मेजर इशू बन चुका है, ठीक है। द नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, जो लाइक डायबिटीज हो गया आपका, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, कम्युनिकेट नहीं करता है, ठीक है, फैलता नहीं है, वो जो है राइज हुआ है, स्काई रॉकेटेड, इट हैड बीन स्काई रॉकेटेड फ्रॉम 38% इन 1980 टू 65% इन 2019। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे एक बहुत बड़ा राइज देखने को मिला है, हमारा नॉन कम्युनिकेबल जो डिजीज है उसमें हमें एक बहुत बड़ा जो है राइज देखने को मिला है। द ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज स्टडी shows that 1.2 million deaths in India can be attributed to dietary risk alone। तो 1.2 लोगों का जो है डेथ होता है डाइटरी रिस्क से, यू नो, डायबिटीज हो जाना, ठीक है, एंड लाइफस्टाइल, अदर जो लाइफस्टाइल डिजीजेज है, ओबेसिटी, ठीक है, और कार्डियक अरेस्ट, ये सब जो है आपके जितना जिस तरीके का फूड आप कंज्यूम करते हैं उसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट रहता है, ठीक है। The economic impact of overweight and obesity was estimated around 23 billion dollars, ठीक है। So overweight और obesity का जो है जो हमारा इकोनॉमिक बर्डन है वो 23 बिलियंस है, और वो जो है अगर इसको हम लोगों ने अटेंड नहीं किया then it would likely rise to 480 billion dollars। This is a huge chunk of money, ठीक है। So ये हमारे लिए इकोनॉमिक में काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्टफुल रह सकते हैं, ठीक है। द अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड सेक्टर इज इन, मतलब यहाँ पे जो है जो हमारा फूड प्रोसेसिंग जो अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड रहते हैं, लाइक द चिप्स और द कुकीज दैट वी ईट, जो पैकेज्ड फूड रहते हैं, उसमें हमें ग्रोथ रेट देखिए आप 13.4% का जो है ग्रोथ रेट जो है हमें देखने को मिला है, ठीक है। और शुगर का जो है इंडिया जो है आपको लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड लार्जेस्ट कंज्यूमर है, इसीलिए यहाँ पे जो है लोगों को खिलाना, जो भी यू नो द सॉफ्ट ड्रिंक्स दैट वी ड्रिंक, ठीक है, जो सॉफ्ट ड्रिंक हम कंज्यूम करते हैं वो बहुत ज़्यादा शुगर ही रहता है। सो क्योंकि हम लोगों का पैलेट जो है शुगर से इतना ज़्यादा सिम्फनाइज्ड है, मतलब कि बहुत ज़्यादा सिंक्ड है शुगर के साथ, तो हमारे लिए ये कंज्यूम करना ज़्यादा ईजी रहता है, ठीक है। हम जो है ज़्यादा कंज्यूम कर सकते हैं, ज़्यादा शुगर जो है इंटेक कर सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे रिस्क जो है इंडिया में रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। 141 करोड़ लोगों को जो है अगर आपको सर्व करना है, इसमें जो है बहुत सारे लोग जो है मिडिल और लोअर इनकम कंट्रीज रेंजेस से आते हैं, ठीक है, फैमिलीज जो है उनका लोअर मिडिल इनकम जो है उनका जो है कमाई है। सो वहाँ पे यू नो ये क्योंकि इतना अल्ट्रा प्रोसेस रहते हैं, इतना हाई बल्क में बनाते हैं, तो इसका प्राइस भी चीप रहता है ना। प्राइस तो चीप रहेगा क्योंकि आप ज़्यादा प्रोडक्ट्स में बनाएंगे तो चीप प्राइस जो है चीप रहता है, तो चीप रहता है तो मार्केट में ज़्यादा अवेलेबल रहता है, ज़्यादा अवेलेबल रहेगा तो ज़्यादा कंजम्पशन होगा, ऑलराइट। सो इसकी वजह से क्या है, रिस्क बहुत ज़्यादा जो है वो बढ़ गया है, ठीक है। रिस्क जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अबाउट 50 to 60% एडिबल शुगर, सॉल्ट, फैट प्रोड्यूस्ड इन इंडिया इज कंज्यूम्ड बाय प्रोसेस्ड फूड इंडस्ट्री, ठीक है। सो ये बटर हो गया आपका, यू नो, एंड एवरी अदर थिंग, ये जो है फूड प्रोसेस्ड का जो इंडस्ट्री है वो सबसे ज़्यादा कंज्यूम करते हैं और बाद में वो लोगों को खिलाते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्नैक्स, इन द फॉर्म ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक्स, ठीक है, ये सब के रूप में हमें खिलाते हैं, ठीक है। सो बेसिकली हमें क्या करना है, हमारा अप्रोच क्या रहना चाहिए, ठीक है। सबसे पहला जो ये यहाँ पे बोलते हैं लोग कि हमें जीएसटी में चेंज लाना है, ठीक है। जो न्यूट्रिशियस फूड है हमें उस पर जीएसटी का रिडक्शन करना है, ताकि उसका जीएसटी में जितना रिडक्शन करेंगे वो हमें कम पैसे में मिलेगा, राइट। पैसा कम में मिलेगा तो हम ज़्यादा कंज्यूम करेंगे। सो न्यूट्रिशियस फूड को हमें आपको जो स्लैब है, टैक्स स्लैब में हम लोगों को इस तरीके से डिज़ाइन करना है कि उसका जो है प्राइस कम हो, प्राइस कम होगा मार्केट में ज़्यादा बिकेगा, मार्केट में ज़्यादा बिकेगा तो लोग खरीदेंगे, राइट। सो हमें न्यूट्रिशियस फूड को कम टैक्स स्लैब में रखना चाहिए, और जो इस तरीके का हाईली प्रोसेस्ड फूड है उसमें हमें थोड़ा टैक्स ज़्यादा लगाना चाहिए, ताकि लोगों को वो थोड़ा एक्सपेंसिव मिले। लोगों को एक्सपेंसिव मिलेगा तो वो लोग कम खाएंगे, ठीक है। सेकेंडली आप क्या, हमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो दैट इज अवेयरनेस जनरेशन, ठीक है। अवेयरनेस हमें जो है जनरेट करना है, ठीक है। अवेयरनेस जनरेट करना है कि ये फूड कितना ज़्यादा इम्पैक्टफुल हो सकता है, स्पेशली इन द स्कूल्स, ठीक है, क्योंकि बच्चे जो है सबसे ज़्यादा वल्नरेबल रहते हैं, टीनेज के बच्चे जो है बहुत ज़्यादा वल्नरेबल होता है, तो हमें वहाँ पे जाके स्ट्राइक करना है। एंड चिल्ड्रन से ज़्यादा अच्छा बेटर एम्बेसडर्स जो है वो नहीं हो सकते, वो घर में भी जाके यू नो दे ब्रिंग चेंज, ठीक है, इन द फैमिली ऑल्सो, ठीक है। सो वहाँ पे हमें बच्चों को एज एन एम्बेसडर हम लोगों को अवेयरनेस जनरेशन करवाने की यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। सो अवेयरनेस जनरेशन, जीएसटी टैक्स स्लैब और कुछ पॉलिसीज फॉर्मुलेशन, जिससे कि हमारे इंडिया में ईट राइट कैंपेन है, ठीक है। ईट राइट कैंपेन, लाइक वी कैन ब्रिंग अपॉन सेलिब्रिटीज, ठीक है, जो जैसे हमारे सचिन तेंदुलकर जी हो गए या फिर हमारे विराट कोहली जी हो गए, बिकॉज दे आर आइकन्स टू द सोसाइटी, राइट। हमारे लिए वो सोसाइटल में आइकन्स है। विराट कोहली जी को जो है हम लोग किस लिए जानते हैं, बिकॉज ही हैज़ सच गुड बॉडी, अभी भी उन्होंने अपना बॉडी को इतना मेंटेन किया है। सो वी कैन ब्रिंग देम अलॉन्ग, ठीक है। गवर्नमेंट को इस तरीके से हम लोगों को एक साथ मिलकर जो है उन सेलिब्रिटीज को मिलाकर जो है हमें ऐसे कैंपेन्स का हिस्सा उनको बनाना चाहिए, ठीक है। सो ईट राइट कैंपेन
प्रोटीन हो गया आपका, साथ में मिलेट जो है जिसको हम श्री अन्न बोलते हैं, मिलेट्स को जो है हमें और ज़्यादा पुश करने की ज़रूरत है, ठीक है। मिलेट से बना हुआ चीज़, मिलेट का जो है अवेलेबिलिटी वो हमें ज़्यादा करवाना चाहिए। सो ये जो है ऐसे कुछ हम स्टेप्स ले सकते हैं, कोई एक स्टेप स्पेसिफिकली नहीं बल्कि चारों जो है स्टेप्स को एक साथ एक एक सिंक्रोनाइजेशन में हमें ये काम करना चाहिए, तभी जो है हम एक चेंज देख पाएंगे। बिकॉज द नंबर ऑफ पीपल हु रिसाइड इन इंडिया इज़ अ ह्यूमंगस नंबर, 141 करोड़ जो लोग रहे वो यहाँ पे रहते हैं। सो उनके बिहेवियरल चेंज में लाने के लिए बहुत बड़ा टास्क है, इट्स अ टास्क, वेरी बिग टास्क इन इटसेल्फ ओनली। सो वी कैन डू सच थिंग्स, वी कैन ब्रिंग सच पॉलिसीज जिसमें हम एक चेंज ला सकते हैं देश में, वी कैन ब्रिंग अ चेंज। और कंट्रीज अगर आप देखेंगे तो कोलंबिया ने क्या किया है, जंक फूड लॉ बनाया है, ठीक है। सो उन्होंने क्या किया है कि टैक्स बढ़ा दिया है, जो अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड है उसमें टैक्स बढ़ा दिया है। इंडिया में अगर आप देखेंगे तो केरला भी जो है फैट टैक्स लगाता है, ठीक है। फैट टैक्स उन्होंने 2016 से ही लगाना शुरू कर दिया, ठीक है। सो ये फैट टैक्स जो है बाद में जो है आपका जीएसटी में ही सब्स्यूम कर गया था, ठीक है। सो इस तरीके से हमें टैक्सेशन में भी हमें देखना होगा और लोगों को क्या करना है, हमें अवेयरनेस जनरेशन, ठीक है। अवेयरनेस जनरेशन इज द की टू टैकल दिस प्रॉब्लम। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। मैंने आपको बहुत सारे डायमेंशंस दिए, बहुत सारा जो है मैंने आपको यहाँ पे बताया कि किस तरीके से हो सकता है। सो यू कैन राइट डाउन इट इन योर आंसर ऑल्सो, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज इज इंडियाज इथेनॉल कॉन्ड्रम, ठीक है। सो इथेनॉल क्या होता है, शुगर जो होता है, शुगर केन से जो है, शुगर केन से जब आप उसका रस जो है मिल आउट कर लेते हैं, जब आप उसका जो शुगर जो उसका केन है, मतलब जो जब आप शुगर केन को आप उसको मिल आउट करते हैं, आप उसका चर्न आउट करते हैं, जो उसका जूसेस होता है उसको तो आप शुगर बना देते हैं एंड देन जैगरी बन जाता है, राइट, गुड़ बन जाता है। लेकिन उसके बाद जो वो रह जाता है उसका बगैस जिसको हम बोलते हैं या मोलासेस जिसको बोलते हैं, उसका यूज करके हम जो है इथेनॉल का प्रोडक्शन कर सकते हैं, ठीक है। सो ये किस तरीके से हेल्प करेगा, ठीक है, कि किस तरीके से हमारे जो है फार्मर्स का हेल्प करेगा, वी कैन राइट डाउन इट इन हियर, ठीक है। सबसे पहले तो है आपको मालूम होना चाहिए कि शुगर जो है वो बहुत एक्सेस क्वांटिटी में बनता है, ठीक है। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, ठीक है, बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर, है ना। सो हम इसको बहुत अच्छे से लेवरेज कर सकते हैं, ठीक है। इंडिया इज द बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर, है ना। सो बिगेस्ट प्रोड्यूसर होने के नाते हम जो है इथेनॉल ब्लेंडिंग को जो है अच्छे से लेवरेज कर सकते हैं। सेकेंड ऑफ ऑल, बिकॉज ये एथेनॉल, ये जो आपका बैगैस है, इट इज अ बाई प्रोडक्ट, ठीक है। बैगैस जो है आपका, या फिर इसको हम मोलासेस भी बोलते हैं, मोलासेस जो है ये हमारा बाई प्रोडक्ट है ना। ये तो क्योंकि चीनी जो है, हमें चीनी तो निकाल लेते हैं, उसके बाद जो बचता है वो बाई प्रोडक्ट है। सो बाई प्रोडक्ट को भी हम यूज करके उसको वेस्ट में नहीं जाने देते हैं, ऑलराइट, ठीक है। सो ये, और थर्ड में एन एक्स्ट्रा इनकम टू द फार्मर, ठीक है, एक्स्ट्रा इनकम टू द फार्मर, है ना। पहले आपने चीनी शुगर को बेचा और उसके बाद आप इथेनॉल का ब्लेंडिंग करा रहे हैं, तो इस एक्स्ट्रा इनकम टू फार्मर्स, राइट। फोर्थ क्या होगा कि जो शुगर मिल्स है उन लोगों के लिए भी एक्स्ट्रा इनकम होगा, क्योंकि अल्टीमेटली उन्हीं लोगों को तो बनाना है ना। शुगर मिल्स का भी जो घाटे पे चल रहे हैं, जो लॉस मेकिंग शुगर जो मिल्स है, उन लोगों के लिए अच्छा है। फिफ्थ जो है, एक और पॉइंट आई विल राइट डाउन हियर, हम जो है अपना इंपोर्ट बर्डन को जो है वो कम कर सकते हैं, राइट, इंपोर्ट बर्डन को कम कर सकते हैं, ठीक है। सो ये मैंने आपको कुछ अच्छा ही बता दिए शुगर केन, मतलब जो हमारा एथेनॉल ब्लेंडिंग है। अब एथेनॉल ब्लेंडिंग होता क्या है, अभी आप जो है ये बगैस एंड मोलेस जिसको हम बाई प्रोडक्ट लिखा है उसको वो लेते हैं एंड देन वो उसका कुछ टेक्निकल चीज को जो है यूज करके उसके बाद उसको वो एथेनॉल के रूप में बना देते हैं, ठीक है। एंड एथेनॉल को क्या करते हैं, जो आपका पेट्रोल एंड डीजल होता है ना, पेट्रोल एंड डीजल उसके साथ ब्लेंड कर देते हैं, ठीक है। ब्लेंडिंग उसी को बोलते हैं, मतलब वो एथेनॉल इज ऑयली टेक्सचर होता है थोड़ा उसका, सो उसको क्या करते हैं, पेट्रोल और डीजल के साथ ब्लेंड कर देते हैं। एथेनॉल ब्लेंडिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो हमारे इंडिया में बहुत पहले आ गया था, बट इतना बड़ा प्रोड्यूसर होने के बाद भी हम कितना, सिर्फ मेयरली 1.26% के अराउंड ही ब्लेंड कर पाए थे, ठीक है। 2004-5 की मैं बात कर रही हूँ, बट अब जो है हमारे गवर्नमेंट ने काफ़ी इस पर रुचि दिखाई है, हम लोग को काफ़ी इंटरेस्ट है एथेनॉल ब्लेंडिंग में, इसीलिए हम लोगों ने जो है 2022 तक ही 10% ब्लेंडिंग को जो है अचीव कर दिया था, ठीक है। सो पहले क्या होता था कि पेट्रोल आप जो है 100% पेट्रोल यूज करते थे, 100% पेट्रोल आप जलाते थे, बट अब क्या है, आप 90% पेट्रोल जलाते हैं, पेट्रोल, और 10% आप एथेनॉल ब्लेंड करते थे, ठीक है। तो अब क्या है, पहले आप 100% ही पेट्रोल जलाते थे, अब आप 90% पेट्रोल जलाते हैं और 10% आप एथेनॉल क्योंकि ब्लेंड कर देते तो वो चल जाता है। सो इसमें देख रहे हैं, एक इंसान अगर 10% भी अगर हम लोग जो है एथेनॉल को यूज करके जो है अपना इंपोर्ट करवा सकते हैं, तो ऐसे कितना बैरल्स ऑफ ऑयल पेट्रोल जो है हम अपना सेव कर सकते हैं। सो इंपोर्ट बर्डन जो है उससे रिड्यूस होता है, समझ आया। सो ये पेट्रोल के लिए, डीजल के लिए भी हम जो है ब्लेंडिंग कर सकते हैं, ठीक है।
सो यहाँ पे वही बात की गई है कि हम लोगों ने किस तरीके से जो है देखिए 1.6% के अराउंड ही जो है हम पहले ब्लेंड करते थे 2013-14 में, बट अब जो है हम लोग 11.8% जो है के अराउंड जो है वो हम लोगों ने 2022-23 में ही अचीव कर लिया था। और अब हम क्या कर रहे हैं 2025 तक जो है हम 20% एथेनॉल को ब्लेंड कर लेंगे। ये हमारा टारगेट है कि हम जो है 20% एथेनॉल को ब्लेंड कर देंगे। हमारा पहले टारगेट था कि हम 2030 तक जो है एथेनॉल ब्लेंडिंग 20% अचीव करेंगे, बट क्योंकि हम लोगों ने 10% ही इतने जल्दी 2022 में ही कर लिया था कि हम लोग अब जो है 25 तक जो है 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग करेंगे, विच मीन्स 80% पेट्रोल डीजल एंड 20% एथेनॉल। सो ये देखिए आप इंपोर्ट बर्डन कितना ज़्यादा रिड्यूस होगा, ठीक है। एंड ये जो एथेनॉल ब्लेंडिंग की वजह से क्या है कि अभी आप देख सकते हैं कि फार्मर्स को जो है कितना ज़्यादा फार्मर्स को कितना ज़्यादा इंसेंटिवाइज होने को मौका मिला है, राइट। इंसेंटिवाइजेशन जो है काफ़ी हाई है यहाँ पे, ठीक है। बट यहाँ पे एक इशू क्या है कि शुगर केन इज द इशू, शुगर केन इज द मेन इशू हियर, क्योंकि हम शुगर केन पे आपको मालूम होगा मैंने पहले भी आप पे यहाँ पे बहुत बार डिस्कस किया, फेयर एंड रिन्यूमरेटिव प्राइसिंग सिस्टम है, ठीक है। फेयर एंड रिन्यूमरेटिव प्राइसिंग सिस्टम में मतलब शुगर केन अगर बनेगा तो ये लीगली बाउंडेड है कि उनको पैसा मिलना ही पड़ेगा। अब ये बात हमारे फार्मर्स को पता है। अब वो फार्मर जो है धड़ल्ले से शुगर केन उगाते हैं, एंड द इशू विद शुगर केन इज इट हैज़ अ वेरी नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द इन्वायरमेंट। नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन इन्वायरमेंट, साथ में वाटर कंजम्पशन ज़्यादा है। वाटर फ्लडिंग करके जो है हमें गन्ना का खेती जो है फ्लडिंग करके होता है, ठीक है। सबसे पहले तो है क्योंकि ये लीगल है तो गवर्नमेंट को पैसे देने ही पड़ेंगे, साथ में इम्पैक्ट ऑन इन्वायरमेंट ऑल्सो ख़राब कर देता है, ज़मीन फ्लडिंग करना होता है, वाटर लॉस होता है, एंड देन ग्राउंड वाटर लेवल रिडक्शन होता है, एंड देन मीथेन का जो है एमिशन का लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा राइज हो जाता है। सो अगर हम लोग इस तरीके से अगर हम लोग अगर एथेनॉल पे भी हम लोगों ने उन लोगों को थोड़ा इंसेंटिवाइज करना शुरू कर दिया तो यहाँ पे प्रोडक्शन ऑफ शुगर फिर से स्काईरॉकेट करने लगेगा, एंड लोग जो है इस शुगर केन के जैसे कैश क्रॉप के तरफ ज़्यादा चलेंगे, तो ये कहीं ना कहीं फूड सिक्योरिटी पे भी एक इम्पैक्ट डाल सकता है। सो दिस बिकम्स अ वेरी ग्रेट इशू जिसको हमें गवर्नमेंट को टैकल करने की जरूरत है। साथ ही अब सिर्फ जो है इथेनॉल ब्लेंडिंग सिर्फ और सिर्फ शुगर केन से नहीं, अब हम लोग बात करें कि हम जो है मक्का, जिसको हम मेज भी बोलते हैं, मेज इन इंग्लिश, मेज से भी जो है हम इथेनॉल ब्लेंडिंग कर सके। जो सरप्लस में मेज रह जाता है, जो सरप्लस में मक्का रह जाता है, उसको यूज हम कहाँ करेंगे, करने की सोच रहे हैं एथेनॉल ब्लेंडिंग में। तो यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं, यहाँ पे हम लोगों ने वी आर ट्राइंग टू यूज ऑल दी लेफ्ट ओवर और ऑल दी सरप्लस, क्योंकि आपको मालूम है हमारे फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के गोडाउन्स में जो है एक्स्ट्रा सरप्लस चीज़ें जो है सड़के जाती है, उनको वी कैन यूज इट इन, ठीक है। हम जो है यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे जो है एथेनॉल ब्लेंडिंग करने में, या फिर इस तरीके के प्रोडक्शन में हम यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे वही बात की गई है कि किस तरीके से अब मेज जो है, मेज भी अब पिक्चर में आ रहा है, ये जो फ्यूल बनाने के लिए, एथेनॉल इज अ फ्यूल, राइट। सो ये फ्यूल बनाने के लिए मेज भी जो है आप देख सकते हैं, ये आपका द रिसेंट ऑथराइजेशन ऑफ नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केट फेडरेशन जो है, नाफेड जिसको हम बोलते हैं, एंड नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर फेडरेशन ऑफ इंडिया NCCF टू प्रोक्योर मेज, जिसको हम गन्ना या कॉर्न भी बोलते हैं, वो एथेनॉल डिस्टिलरीज जहाँ पे एथेनॉल बनता है वहाँ पे जो है हम एक्सेस में जितना भी हमारा मेज है उसको हम सप्लाई कर सकते हैं, ताकि हम एथेनॉल को ज़्यादा मात्रा में प्रोड्यूस कर सकें, ठीक है। सो एथेनॉल ब्लेंडिंग इज़ अ वेरी गुड, ठीक है, स्टेप्स, ठीक है, इट इज़ अ वेरी गुड स्टेप जो है हम आगे ले सकते हैं। और ये हमारे जो टारगेट है 2025 तक एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम कितना, 20% एथेनॉल, प्लीज भूलिएगा नहीं, 20% एथेनॉल हम ब्लेंड करेंगे बाय 2025, ठीक है। सो यही टॉपिक है, मैंने आपको जितना इलाबोरेशन है और मैंने यहाँ पे आपको ये भी बता दिया कि क्या हमारे को अच्छा जो है, अच्छा ही मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, एडवांटेजेस मैंने आपको बता दिया और डिसएडवांटेजेस भी मैंने आपके साथ अभी डिस्कस कर लिया, ठीक है। सो वी विल मूव ऑन टू द लास्ट न्यूज। द लास्ट न्यूज फॉर टुडे इज द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, ठीक है। सो प्लेसेस न्यूज क्या आया है, रिलीजियस कैरेक्टर ऑफ अ प्लेस ऑफ वर्शिप कैन बी डिसाइडेड ओनली इन ट्राइस से इलाहाबाद कोर्ट, ठीक है। सो हमारे आपको मालूम होगा कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट ये जो है जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है या फिर उससे पहले से भी जो है ये काफ़ी कंट्रोवर्शियल न्यूज़ है, काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिकल न्यूज़ है, बट हमें जो भी एरिया है, जैसे राम जन्मभूमि हो गया, राम जन्मभूमि का केस जो है दैट इज़ उसको हम छोड़ देते हैं, जो पॉलिटिकल एंगल है वी विल लीव इनटू दैट, ठीक है। ज्ञान वापी जी का केस भी जो है वहाँ पे भी जो है
वहाँ पे भी वी विल नॉट गो इनटू डिटेल्स कि क्या गलत है क्या सही है व्हाटएवर, ठीक है। हम पॉलिटिकल एंगल में नहीं जाएंगे, हमें क्या पढ़ना है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट क्या है, ठीक है। सो जो भी आपने देखा होगा कि राम जन्मभूमि का जो भी केस है, ज्ञानवापी का जो भी केस है, और बहुत सारी जगह में, काशी में भी काशी में भी काफ़ी सारा जो है यहाँ पे हमें केस देखने को मिलता है। सो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट बेसिकली क्या है, ठीक है, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दैट। सो व्हाट इज प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, ठीक है। सो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में क्या है, सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि अगस्त 15 1947 में जब हम आज़ाद हुए थे तब ये बोला गया कि जो प्लेस, जो प्लेस ऑफ वर्शिप है, कोई मंदिर है, कोई मस्जिद है, कोई गिरजाघर है, कोई एनीवे कोई गुरुद्वारा है, ठीक है, कोई भी जगह है, आप उसको तोड़ के कोई और न्यू मंदिर जो है या फिर मस्जिद जो है, कोई प्लेस ऑफ वर्शिप आप नहीं बना सकते। दिस इज द प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट, ठीक है। ये बहुत एग्जाम में आने का बहुत सारा चांस रहता है, एवरी ईयर इट इज इन न्यूज। सो हम लोग जो है इसको अच्छे से अब समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सो मेजर प्रोविजंस क्या है इस एक्ट का, कि आप जो है कोई भी जगह को आप कन्वर्ट नहीं कर सकते, मतलब उसको आप चेंज नहीं कर सकते। अगर वहाँ पे मंदिर है तो वहाँ पे मंदिर ही रहेगा, अगर वहाँ पे मस्जिद है तो वहाँ पे मस्जिद ही रहेगा। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जब इनैक्ट किया गया था तब ये बात बोली गई थी कि 1947 से पहले जो भी कुछ बना हुआ है आप उसको चेंज नहीं कर सकते। दिस इज द प्रोविजन विच इज गिवन इन प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, ठीक है। ये सेक्शन 3 ये बताता है कि आप कोई भी जगह को चेंज नहीं कर सकते, आप कन्वर्ट नहीं कर सकते कोई भी जगह को, ठीक है। कोई भी उसका कोई भी हिस्सा को फुल्ली आप नहीं कर सकते, कोई हिस्से को भी आप कन्वर्ट नहीं कर सकते। रिलीजियस जो भी रिलीजियस डिनोमिनेशन में है आप उसको चेंज नहीं कर सकते, ठीक है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। और आप जो है मेंटेन करेंगे उसका रिलीजियस कैरेक्टर है, वहाँ पे मंदिर है तो मंदिर ही रहेगा, ठीक है। ये इंश्योर करता है कि रिलीजियस आइडेंटिटी जो है लोगों का वो भी, और प्लेस ऑफ वर्शिप जो है वो जो है जैसे सेम टू सेम रहे जैसा वो अगस्त 15 1947 में था। बट देयर इज एन एक्सेप्शन टू दिस, ठीक है। अगर आप लोगों को अगर 1991 का जो है इनफेमस जो है ना बाबरी मस्जिद डेमोलिशन जो है था उसको अगर याद हो, सो ये एक्सेप्शन है, ठीक है, एक्सेप्शन टू दिस एक्ट, ठीक है। वो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का जो है ये एक एक्सेप्शन है, ठीक है, कि एक्सेप्शन दिया गया है सेक्शन 5 में। सेक्शन 5 ऑफ द एक्ट में क्या बताया गया है कि कोई भी अगर एंशिएंट मॉन्यूमेंट है, ठीक है, कोई भी एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स है या फिर आर्कियोलॉजिकल साइट है, उसमें ये एक एक्सेप्शन दिया हुआ है कि आप जो है यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, ठीक है। द एक्ट डज नॉट अप्लाई टू एंशिएंट एंड हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स। आप जो है अगर एंशिएंट और हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स पे जो है अगर आप उसको सेव करना चाहे तो आप उसको सेव कर सकते हैं, ठीक है। सेव करना हो तो उसके ऊपर थोड़ा चेंज अगर आपको लाना है तो वो आप उसको ला सकते हैं, ठीक है। ये जो पावर है मॉन्यूमेंट्स को कौन सा एक्ट पावर देता है, एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट 1958 ये एक एक्सेप्शन देता है कि आप थोड़ा सा चेंज जो है उस पर आप आर्कियोलॉजिकल साइट्स पे कर सकते हैं, ठीक है। इट ऑल्सो एक्सक्लूड्स, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है, इट ऑल्सो एक्सक्लूड केसेस दैट हैव ऑलरेडी बीन सेटल्ड और रिजॉल्व एंड डिस्प्यूट हैव बीन रिजॉल्व बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट, ठीक है। अगर कोई भी अगर दो ग्रुप्स के बीच में अगर देयर इज अ फाइट और एनिमोसिटी जो है, अगर कोई भी डिस्प्यूट है दो ग्रुप्स के बीच में और ग्रुप्स ने आपस में ही सेटल कर लिया है, सो यहाँ पे आप इसको एक्सेप्शन के रूप में समझ सकते हैं। अगर वो चेंज हो गया है, लेट्स सपोज करते हैं कि 1950 में एक कोई भी जगह जो है उसको चेंज कर लिया गया, बट दोनों ग्रुप के पार्टीज ने मिलकर जो है अपने आप में सुलह कर दिया है, तो वो उसको आप एक्सेप्शन कर सकते हैं, उसके खिलाफ आप कोई पटिशन नहीं डाल सकते। थर्डली एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज दिस वन, The act does not extend to the specific places of worship known as राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद इन अयोध्या। अयोध्या जो राम जन्मभूमि जी का जो एरिया है वो हमारे एक्सेप्शन में पड़ता है, ठीक है, वो हमारा एक्सेप्शन है, इसीलिए हमने जो है उसको अलाउ किया है अभी तक, ठीक है। सो राम जन्मभूमि जी जो है जहाँ अयोध्या में जहाँ पे श्री राम का जो जन्मभूमि है वहाँ पे जो है बाबरी मस्जिद में जो भी हुआ दैट वाज एन एक्सेप्शन, इसीलिए उसको जो है हम लोगों ने सेक्शन 5 के कैटेगरी में रखा है, दैट इज एक्सेप्शन, ठीक है। जो भी लीगल प्रोसीडिंग्स होगा वो उसके साथ जो भी एसोसिएटेड है दैट ऑल आर एक्सेप्शन, ठीक है। अब लेकिन अभी कोई और जगह पे जो है आप जाके आप जो है प्लेसेस ऑफ वर्शिप को आप चेंज नहीं कर सकते। दिस वाज ऑल अबाउट प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, द वेरी इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट कंट्रोवर्शियल भी जिसको हम बोल सकते हैं। सो मैं आपको जितना जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी लिखा गया एक्ट के बारे में जितना समझा पाती कोशिश कर रही थी, आई होप आपको ये समझ आ गया हो। देयर इज वन एक्सेप्शन टू ऑल ऑफ दिस जो कि आप चेंज नहीं कर सकते, कोई भी रिलीजन जो प्लेसेस है उसको आप चेंज कन्वर्ट नहीं कर सकते, दैट इज द राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद जो केस हुआ था, दैट वाज एन एक्सेप्शन टू दिस। और एक्सेप्शन जो है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का जो एक्सेप्शन है वो कहाँ लिखा हुआ है आपका सेक्शन
5 में. ऑल राइट. सो आई होप आपको ये टॉपिक भी क्लियर हो गया होगा. So with this we have come to end of today's daily news discussion. If you have liked this discussion, don't forget to give a like and write down in the comment section. We will meet in the next discussion. Till then, take care and thank you.